तो जो असंभव को संभव कर दें, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा लाखों करोड़ का, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनकी नाक के नीचे घोटाला होता है, तो काम तो पुराना हो गया सर, पिछली अच्छा, बार पुराना हो गया मैम, ये पुराना हो गया मैम। मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। इतनी बड़ी लाखों करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं किया है। 2018 में हम 3 राज्य जीते थे और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी में थी और आज तक के रिपोर्टर भी थे वहां। राहुल गांधी ने उस दिन भी कहा था कि हम चाहे तीनों राज्य जीते, उसके बावजूद हम डिमांड करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सोचिए वहां पर अगर ईवीएम होती तो वहां पर कौन काउंट करता? ईवीएम का डाटा डिलीट कर दिया जाता जो 2019 का किया गया। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन भगवान नहीं है, सांसदों से और संसद से ऊपर नहीं है। क्या 8-8 महीने तक उस समय नहीं देगा सांसदों से और विपक्षी दलों से मिलने के लिए? और जब भी ईवीएम की बात आती है, इलेक्शन कमीशन की बात आती है, सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी खड़ी हो जाती है। बीजेपी का प्रवक्ता पूरी तरह से नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया और पूरी कभी नहीं कहते कि हाँ जैसे मर्जी चुनाव करा लीजिए। हमसे 70 साल का हिसाब मानते हैं ये लोग। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई, आज भी छुपाते फिर रहे हैं। एक पीएम केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब, पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। पैसा देके आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा वसूल करे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। गौरव भाटिया जी, 370 सीटें, एनडीए 400 पार। अभी भी लग रहा है कि व्यवहारिक है ये जो दावे हैं और हो जाएगा? क्या चलेगा? सीएए पर वैसे ही विपक्ष आपको घेर रहा है। अंजना जी, सबसे पहले बात तो ये कहूंगा कि जो असंभव को संभव करे वो है श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। तो मैं पुनः कहूंगा, जो छात्र 10 साल से मेहनत करता है, जनता के प्रति समर्पित रहता है, उसको एग्जाम से डर नहीं लगता है। डर तो उस छात्र को लगता है जो विश्व भ्रमण पे रहता है, जो कहता है लोकतंत्र खतरे में है, जो नरेंद्र मोदी जी की संतानें पूछता है, नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाती है, जिसने तैयारी नहीं करी होती है, जिसकी माताजी उत्तर प्रदेश को छोड़ के राज्यसभा चली जाती हैं राजस्थान से, अमेठी में जिस छात्र की सीट नहीं डिक्लेयर होती है, डर तो उस छात्र को लगता है। लगभग 224 सीटें ऐसी थी जहां पर 50% से ज्यादा वोट बीजेपी पिछली बार ले गई थी। मुकाबला बड़ा है। क्या नाम सीट शेयरिंग नहीं की आपने? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि असंभव को जो संभव कर दे उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और इन्होंने कहा कि साहब लिस्ट तो आ गई है, तो जो असंभव को संभव कर दें, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा लाखों करोड़ का, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनकी नाक के नीचे घोटाला होता है। और पूरी तरह से 10 साल की मेहनत कह रहे हैं कि 10 साल मेहनत की, मैं तो कह रहा हूं 4 ही साल में निपटा दिया इन्होंने। पिछले 5 साल में तो नोटबंदी, पेगासस और तमाम चीजें थी। इन्होंने कहा जनता तैयार है, बिल्कुल जनता तैयार है इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। इन्होंने कहा सब 3 बड़ी बातें हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि 3 बड़ी बातें हैं कि जो आज लिस्ट आई है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की, उसको पढ़ लीजिए। उसमें साफ होता है पहली बात कि यह हफ्ता वसूली सरकार है, और दूसरी बात ये लूट बूट और सूट की सरकार है कि लूटो और पूरी तरह से तमाम लोगों को काम दो। तो पुराना हो गया सर, पिछली अच्छा, बार पुराना हो गया मैम। 19 वाला ही लो रहा है। नहीं, ये पुराना हो गया मैम। मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा मैम, मैं शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी बड़ी लाखों करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं किया है। अच्छा, मुझे लगता है कि सबको अपने अंदर झांकना होगा कि सरकार को कब तक बचाना है। ऐसे ऐसे लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं चंदे में। इसमें आप तमाम कंपनियों को उठाइए, आज चंदा दीजिए और 3 दिन बाद काम लीजिए। और अंजना जी कह रही है तो बहुत पुराना हो गया। नहीं, लूट बूट सूट वो नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड हमने पहले कहा, मंत्री से सवाल किया, हमने कहा पहले, आज वो आज तक के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमने सवाल पूछा उससे। मैंने कहा मैं तो सिर्फ तैयारी पे बात करी, क्योंकि इलेक्शन में इस पे नहीं बात करना। अरे मैम, इतना बड़ा इशू है, तैयारी हो गई, ईवीएम की तैयारी हो गई, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर घंटों में बन गए, एक इस्तीफा देकर भाग गया। सबको पूरा देश देख रहा है कि देश के अंदर किस तरह से सूट बूट की सरकार थी, आज वो लूट पर उतार हुए। जो व्यक्ति कहता था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, आज वो कहता है कि मेरी पूरी पार्टी खाएगी और सबको खिलाऊंगा भी मैं। सवाल यह है कि आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की आज तैयारी कहां पर है? आप बीजेपी को, प्रधानमंत्री को टारगेट भी करिए, लेकिन इसी के साथ आपकी तैयारी क्या है? कौन सी वो बातें हैं जिसके साथ आप जनता को अपनी तरफ करेंगे? और 7-8 फेजेस को लेकर या इलेक्शन कमीशन से लेकर कोई कंसर्न आपका है तो वो भी बताइए। देखिए, कंसर्न आज किसी का नहीं है देश में। इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, ना विपक्ष कुछ कह सकता है। जब इलेक्शन कमीशन से 1-1 साल तक विपक्ष के सांसद मिल भी नहीं सकते हैं, तो यहां आज तक पे कह के हमें क्या मिलेगा? सीधा सीधा समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। और जिस तरह से कल का निर्णय आया है
जिस तरह से एसबीआई ने तमाम घोटालेबाजों को बचाने का काम किया है, 4000 के करीब बॉन्ड्स की डिटेल नहीं दी है। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ना कि लोकतंत्र खतरे में, अब खतरे में नहीं है, लोकतंत्र पूरी तरह से बीजेपी की मुट्ठी में है। और अगर मीडिया के साथी हमारा साथ देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज भी अगर हिंदू मुस्लिम तबलीगी जमात और फलाना और शिवलिंग और वही चलेगा तो ये देश गड्ढे में चला जाएगा। ये हफ्ता वसूली सरकार चल रही है और पूरी तरह से जिस तरह से एसएचओ अपने उगाही करवाता है हफ्ते भर की, उस तरह से उगाही कर रही है सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आधी अधूरी जानकारी वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मिलती है। और जिस तरह से आज पूरी की पूरी सरकार यहाँ पर कटघरे में खड़ी है, जो लोग कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। सतपाल मलिक जी ने ठीक कहा था कि मोदी जी को करप्शन से कोई परहेज नहीं है। ये सीधा सीधा लाखों करोड़ का करप्शन का मामला है। इन्होंने देखिए क्या तर्क दिया, इन्होंने कहा बेईमानी हुई, घोटाला हुआ क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का इलेक्टरल बॉन्ड का जजमेंट आया। मैंने तो वो जजमेंट का अध्ययन किया है, ये तो पढ़ के भी नहीं आए हैं। उसमें कहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये घोटाला हुआ है। जो काला धन पहले इनके समय में ज्यादा था वो कम हुआ। मस्त जोक मारा। चुनाव आयोग की भूमिका पर ईवीएम को लेकर खूब बवाल हो रहा है। बीते दिन ही हर कोई हैरान रह गया जब खुद राहुल गांधी ने इस बार ईवीएम पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा गया है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, उसके बाद चर्चा आगे लीजिए। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। इंडिया अलायंस तो लिख के दे चुका, रेजोल्यूशन पास कर चुका कि हमको वीवीपैट स्लिप का पर्ची हाथ में दीजिए। हमने समय मांगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन हमें समय देने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी निष्पक्षता है इलेक्शन कमीशन की? यही शिकायत गौरव जी आलोक जी की भी थी। वो कह रहे कि चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं को टाइम नहीं दे रहा है, बात नहीं सुन रहा है। सीधा प्रश्न ईवीएम पर एक छोटा सा जवाब दीजिए फिर आलोक जी आपके पास। देखिए अंजना जी, ये जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, ये मालूम है आपको क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी बहुत नर्वसिया गए हैं, बहुत नर्वस है। वो अंदर से जानते हैं कि इस चुनाव में डबल डिजिट सीटें भी नहीं आएंगी। गांधी परिवार कैसे जनता को मुंह दिखाएगा अंजना जी? इसलिए ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की तैयारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले चुनौती दी थी सभी राजनीतिक दलों को कि आइए और दिखाइए कि कैसे ईवीएम खराब है, ये हैक हो सकती है। आपको मालूम है कोई पहुंचा ही नहीं वहां पे, नदारद हो गए थे वहां से। आज सवाल अंजना जी ये है, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा, उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धि 55 साल सत्ता में रहे नहीं बताई। उन्होंने ये भी नहीं बताया वो भाजपा से बेहतर कैसे हैं। उन्होंने केवल एक काम करा, उन्होंने नुक्ताचीनी करी और बताया कि भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी है, मोदी जी खराब है, भारतीय खराब है, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है, जुडिशरी मोदी जी चलाते हैं। ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 350 सीटों से लेकर 400 सीटों तक एनडीए पाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाजपा के पक्ष की हवा चल रही है और विपक्ष की हवा निकल चुकी है। ठीक है, रिजल्ट डे पर हम लोग पहले आलोक जी सुनते थे ईवीएम की बात, जब रिजल्ट दूसरी तरफ आने लगता था तो ईवीएम की बात विपक्षी नेता करते थे। अगर कांग्रेस की सरकार के लिए नतीजा आ रहा हो तो फिर सब उस पर चुप रहते थे। इस बार तो चुनावी तारीखों के पहले ये शिकायत आई है, इसे कैसे देखें? 2018 में हम 3 राज्य जीते थे और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी में थी और आज तक के रिपोर्टर भी थे वहां। राहुल गांधी ने उस दिन भी कहा था कि हम चाहे तीनों राज्य जीते, उसके बावजूद हम डिमांड करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। शायद बाकी लोगों को याद नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन और ये तमाम जो घपलेबाजी है, अभी चंडीगढ़ में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की लूट हुई। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में वो पर्चियां भी सुप्रीम कोर्ट को गिननी पड़ी। सोचिए वहां पर अगर ईवीएम होती तो वहां पर कौन काउंट करता? ईवीएम का डाटा डिलीट कर दिया जाता, जो 2019 का किया गया। अभी पिछले 3 राज्यों के चुनाव हुए, तमाम ईवीएम बेंगलोर भेज दी गई और तमाम तरह के जवाब आने लगे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन भगवान नहीं है, सांसदों से और संसद से ऊपर नहीं है। क्या 8-8 महीने तक वो समय नहीं देगा सांसदों से और विपक्षी दलों से मिलने के लिए? और जब भी ईवीएम की बात आती है, इलेक्शन कमीशन की बात आती है, सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी खड़ी हो जाती है। बीजेपी का प्रवक्ता पूरी तरह से नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, और पूरी कभी नहीं कहते कि हाँ जैसे मर्जी चुनाव करा लीजिए।
आप लोगों को दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल पूरी तरह से काली है। पेगासस का क्या रोल है ये सामने आ जाएगा। बार बार कहते हो 70 साल में क्या हुआ, 55 साल में क्या हुआ। हमसे 70 साल का हिसाब मानते हैं ये लोग। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई, आज भी छुपाते फिर रहे हैं। एक पीएम केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब, पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा आता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में पाकिस्तान से पैसा आता है, और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं पूरे देश को। ये सर्वे आ गया, ओपिनियन पोल आ गया, ये सब तमाम आपकी एजेंसीज हैं, तमाम आपकी एजेंसीज हैं। पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं, और बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों में खर्च करती है। एमएलए खरीदो, सरकारें गिराओ। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से वहां पर पोस्ट पर रहे, वो व्यक्ति कहां है आज? क्या वो देश छोड़कर भाग गया? किसके कहने पर ये तमाम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड होती है कि पहले रेड कराओ, तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डाल लो। ये जो लूट कांड चल रहा है, जो वसूली कांड चल रहा है, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं। और जिस दिन सारी परतें खुलेंगी, मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है, तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा वसूल इधर उधर घूम रहे हैं वो। पूरी तरह एक से, तथ्यात्मक चाहे इलेक्ट्रोल बात नहीं बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो, और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। बोल दीजिए, आपको शर्म नहीं आती? अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर